जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने संविधान में बाहर के संविधानों से जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा से क्या क्या लिया गया है जिससे मिलकर हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। आप अच्छे जानते हो कि जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तब अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया था। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप कहोगे नीति निर्देशक तत्व डीपीएस पे लिए गए हैं। ये सारी चीजें मैं आज खत्म करने वाला हूं। कहीं ना कहीं ये जो आपके सामने मैंने सवाल यहाँ पर रखे हैं या जो डेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, हर एग्जाम में इसके बिना तो हर एग्जाम अधूरा रहता है। कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है कि किस संविधान से हमारे भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया है या फिर क्या लिया गया है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से है। जैसे यहां पर कहा गया कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो क्या क्या लिया गया है जरूरी नहीं है कि सिर्फ मौलिक अधिकार ही लिया गया है, वहां से और भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं। वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूं। देखना क्या है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। एक तो लिया गया है मौलिक अधिकार। क्या लिया गया मेरे दोस्त? एक तो लिया गया है मौलिक अधिकार लिया गया है। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है भाई। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद। देखो उपराष्ट्रपति का पद जो आर्टिकल 63 में दे रखा है, उसका जो हमने पद है वो कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। हमसे पूछा जाएगा सवाल के अंदर, जैसे यहां पर यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो किसके संविधान से लिया गया है या किस संविधान से लिया लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल जरूरी नहीं है ये पूछेगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल में है। अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां पर क्या लिया गया मेरे दोस्त? तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, आप अच्छे जानते हो आर्टिकल नंबर 61 है, तो वो भी कहां से लिया गया है? वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा यहां पर है न्याय पुनर्अवलोकन की प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्अवलोकन की प्रक्रिया का क्या मतलब है? ऐसा होता है कभी कभी कोर्ट एक कोई डिसीजन दे देता है या निर्णय दे देता है, लेकिन उससे बाद में रियलाइज होता है कि ये डिसीजन गलत है या सही है, तो उस पर विचार करने के लिए पुनः उस पर विचार करता है, यानी कि न्यायिक अवलोकन, यानी दोबारा से उस पर विचार करके फिर डिसीजन देते हैं, फिर निर्णय लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए, सही या गलत। तो उसी को कहा गया है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन की प्रक्रिया। और ये भी कहां से ली गई है मेरे दोस्त? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देखो इतना बढ़िया डेटा मैंने छांट छांट के आपके सामने रखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई, इतना जबरदस्त डेटा है ये संविधान का। बिल्कुल छांट छांट के सवाल रखे मैंने। यहाँ पर क्या कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। जो जो यहाँ पर लिया है मैंने सब यहाँ पर लिख दिया। पहला, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं मेरे दोस्त? तो ये भी कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ऑस्ट्रेलिया से ली है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब हमसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। दोनों बातों में फर्क है, वहां पर महाभियोग है और यहाँ पर उनकी पद्धति, निर्वाचन पद्धति है। ठीक है भाई, इनके आर्टिकल क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल की क्लास ले रहे होंगे। फिर आगे क्या बोला गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन। देखो राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो ये भी प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। लेकिन पहले दो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे। कौन करते थे? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन उसको अब हटा दिया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना तो सवाल पहले ये बनता था कि टोटल कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 14 को करते हैं, लेकिन 2 हटा दिए गए हैं जो एंग्लो इंडियन थे लोकसभा में। अब क्या बचे हैं? सिर्फ 12 बचे हैं। तो अब क्या आप आंसर लाओगे? 12। लेकिन ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके सामने, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना नोट डाउन करना चाहिए। बढ़िया से अपनी नोट बनाओ ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है
यहां पर कह रहा है कि रूस के संविधान से, रूस के संविधान का मतलब क्या है कि हमने रूस के संविधान में, सॉरी, रूस के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या लिया है, वो यहां पर मैंने लिख दिया है। सवाल कई बार पूछा जाता है, जैसे यहां पर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं मेरे दोस्त? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं रूस के संविधान से। अगर ये लिखा हुआ नहीं आएगा ना रूस के संविधान से, तो सिर्फ ये लिख के आएगा कि रूस से, रूस से लिख के आएगा। अगर रूस के संविधान से नहीं लिख के आएगा तो रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार लिए हैं मेरे दोस्त। क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने यहां पर ले लिए हैं। फिर पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्त? पंचवर्षीय योजना भी हमने कहां से ली है? तो वो भी हमने रूस के संविधान से ली है। फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो ये जो चीज है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना में है, ये प्रस्तावना में है, ठीक है ना भाई। प्रस्तावना के अंदर हमको ये चीज देखने मिल जाती है, क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सवाल ये भी बन जाता है, जब मैं प्रस्तावना आपको पढ़ा रहा हूँगा तब मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा, तो ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अंदर न्याय कितने प्रकार की हैं? तो न्याय यहाँ पर 3 प्रकार की हो जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमारे प्रस्तावना के अंदर है, लेकिन ये लिया कहां से गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। जब हम प्रस्तावना को पढ़ रहे होंगे तब मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, वो यहां पर देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची को लिया है, आप अच्छे से यहां पर देख सकते हो। संवर्ती सूची हमने कहां से ली है? सवाल ये बनेगा कि संवर्ती सूची को हमने कहां से लिया है? तो या तो ऑस्ट्रेलिया लिख के आएगा, अगर ये नहीं लिख के आएगा तो फिर लिख के आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है भाई। तो संवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। फिर आगे है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया जो आर्टिकल 108 में है, आप अच्छे जानते हो। तो यहां पर संयुक्त बैठक का अगर आर्टिकल पूछेगा तो मैं आपको आर्टिकल जो अनुच्छेद वगैरह है वो आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये पूछेगा कि संयुक्त बैठक हमने कहां से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपने संविधान में जोड़ी है, ठीक है भाई। फिर है प्रस्तावना की भाषा। इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें कितनी बार सवाल ये पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है कि प्रस्तावना की भाषा हमने किसके संविधान से ली है। तो आप अच्छे से अब जान चुके हो, तो हमने ली है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, मुसीबत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने छांट छांट के चीजें रखी हैं आपके सामने ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखो एक तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये वाला कई बार पूछा गया है, मौलिक अधिकार, ये तो आप जानती हो ना। ये सॉरी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में फर्क है। देखो कई बार ये क्या होता है, कई बार हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसको पढ़ देते। देखो यहाँ पर मूल कर्तव्य भी हो सकता है, यहाँ पर मूल कर्तव्य, लेकिन कभी कभी लिख के आता है मौलिक मौलिक कर्तव्य। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा मत करना, क्योंकि कई बार आप गलत कर लेते हो। हुआ भी कई बार है, यहाँ पर लिखा मौलिक अधिकार। मौलिक, जब अधिकार की बात होगी, अधिकार की जब अधिकार की बात होगी तो आप क्या कह रहे होगे मेरे दोस्त? अमेरिका। देखो इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो आ मौलिक है या मूल है वो बात की बात है। यहाँ पर मौलिक की जगह मूल अधिकार भी हो सकता है, यहाँ पर मौलिक की जगह मूल अधिकार भी हो सकता है। तो मेन क्या है इसमें? ये है, ये मेन है इसमें। जब मौलिक अधिकार आ जाए या मूल अधिकार आ जाए तो आपको क्या लगाना है? अमेरिका लगाना है। यहाँ पर जब आ होगा और यहाँ पर भी आ होगा, समझ लो। लेकिन जब आपको ये दिखाया जाएगा, देखो मौलिक इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य है। जब कर्तव्य की बात आएगी तो आप रूस पर चले जाना, ठीक है भैया। मौलिक कर्तव्य हूं या मूल कर्तव्य हूं, तब भी आपको क्या लगाना है? रूस ही लगाना है। ये मैं कई बार देख चुका हूं, मैंने कई लड़कों का, कई बच्चों का देखा है कि वो इस चीज में आपके कंफ्यूजन में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी में आप मौलिक कर्तव्य पूछा है लेकिन लगा के क्या आते हैं? मौलिक अधिकार समझकर उसको अमेरिका लगा के आते हैं, जो गलत होता है। मौलिक कर्तव्य है तो रूस, मौलिक अधिकार है तो अमेरिका, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देखो अगली स्लाइड पर आप इसको स्क्रीनशॉट, या मेरे हिसाब से तो लिख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट का कोई मतलब नहीं बनता। यहां पर देखना ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है भैया। ब्रिटेन के संविधान से कई बार सवाल पूछे गए हैं। यहां पर है, देखो ये वाला तो भाई साहब आप घोट के पी जाओ, ये वाला तो आप घोट के पी जाओ। ये वाला संसदीय शासन प्रणाली या व्यवस्था भी आता है लिख के, कोई उससे आप इतना तो जानते ही हो, है ना। जब आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है या किसके संविधान से लिया गया है, तो मेरे दोस्त आप क्या बता दोगे? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। इसको आप घोल के पी जाओ, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्यों है? इस वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि आप यहां पर नजर मारो एक बार, यह संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, लेकिन हम कंफ्यूजन कहां हो जाता है हमें?
हमें कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। संघीय प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली दोनों में फर्क है, लेकिन हम इसको लगा देते हैं क्या, ब्रिटेन, और इसको लगाते हैं कनाडा। लेकिन जो गलत है, सही क्या है, संसदीय शासन प्रणाली जब आएगी तो आप ब्रिटेन लगाओगे, और संघीय प्रणाली आएगी तो आप कनाडा को लगा दोगे। समझ रहे हो बात को? दोनों बातों में फर्क है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है। ये कई बार आया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में कंफ्यूजन रहता है, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय प्रणाली इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, बढ़िया से आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है भाई, जब संसदीय शासन प्रणाली पूछी जाएगी तो ब्रिटेन लगा देंगे। और ब्रिटेन से हमने और क्या क्या लिया है, तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था। द्विसदनीय शासन व्यवस्था क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि द्विसदनीय शासन व्यवस्था वो होती है जिस राज्य के अंदर, अगर राज्य की बात करेंगे तो लोकसभा, सॉरी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीजें होती हैं, और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, दोनों चीजें होंगी तब वो द्विसदनात्मक बनेगा। अगर उसके अंदर विधान परिषद नहीं होगी किसी राज्य के अंदर, उसके अंदर सिर्फ विधानसभा होगी, तो वो एकात्मक बन जाएगा। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में सिखाई थी। तो ये क्या है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये कहां से ली गई है मेरे दोस्त, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है भाई, आगे है एकल नागरिकता। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली चीज भी। एकल नागरिकता हमने कहां से ली है, तो एकल नागरिकता हमने ली है ब्रिटेन से। आने वाली क्लासों में मैं आपको नागरिकता भी पढ़ाऊंगा, सब चीज आपको पढ़ा दूंगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, सब चीज आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, यानी टॉपिक वाइज चीजों को आपको आराम से लिखवा दूंगा बिना किसी टेंशन के। तो हमसे पूछ जाएगा कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। फिर हमारा सैन्य विधि। सैन्य विधि का मतलब मार्शल लॉ, इसको हम मार्शल लॉ भी बोल सकते हैं। अगर ये सैन्य विधि नहीं आएगा तो यहां पर मार्शल लॉ भी आ सकता है। मार्शल लॉ ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, समझ रहे हो बात को? अगर सैन्य विधि आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, मार्शल लॉ मिलेगा। मार्शल लॉ और सैन्य विधि एक ही बात होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रपति के रूप में शासनाध्यक्ष। देखो, राष्ट्रपति के रूप में शासनाध्यक्ष का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर आसीन नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई और काम कर रहा होगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति काम कर रहा हो या फिर कोई और व्यक्ति काम कर रहा हो। तो उसने यहां पर कहा गया कि अगर हमारे देश में, मान लो भारत के अंदर कभी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो किसी कारणवश, तो उनकी जगह कोई और शासन कर सकता है, बोले हाँ कर सकता है। तो ये वाली चीज भी हमने कहां से ली है, ये भी चीज हमने ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है। ठीक है ना भाई, ये चीजें मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, कनाडा के संविधान से। यहां पर है संघीय प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, दोनों में अंतर है। तो संघीय प्रणाली मतलब कनाडा आ जाएगा, और यहां पर आप देखोगे तो अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ले रखी है मेरे दोस्त, तो ये भी हमने कनाडा के संविधान से ले रखी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो डबल मार्क कर लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है भैया, तो संघीय प्रणाली कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिए, कनाडा से। और एक चीज नीचे दे रखी है, वो यहां पर है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आप अच्छे जानते हो कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जब चाहे राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को हटा सकते हैं। केंद्र में मैंने आपको बताया था कि केंद्र के अंदर राष्ट्रपति महोदय मिलते हैं और राज्य के अंदर राज्यपाल मिलते हैं। तो केंद्र के द्वारा ही राष्ट्रपति, जो राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। किसके थ्रू की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो आप कह दोगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये चीज भी हमने कहां से ली है, कनाडा के संविधान से ले रखी है। ठीक है भैया, आप इसको स्क्रीनशॉट या आप इसको लिख भी सकते हो। आप लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप इसको आराम से उतार लो। आगे देखना क्या है। फिर कह रहा है कि अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है। देखो, अफ्रीका से मतलब मैंने कहा था कि अफ्रीका के संविधान से भी आ सकता है लिखा हुआ, और अफ्रीका से भी आ सकता है लिखा हुआ। सवाल ये बनेगा कि अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो आप अच्छे जानते हो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले रखी है, जो आर्टिकल 368 में है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। आगे क्या है, जर्मनी के संविधान।
जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए हैं। आपात उपबंध क्या है? 3 आपात उपबंध है, आप अच्छे जानते हो। पहला आपात राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये तीनों है। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आपात हमने कहां से लिए हैं मेरे दोस्त? तो ये जर्मनी के संविधान से हमने ले रखे हैं। फिर है मौलिक अधिकारों का स्थगन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? मौलिक अधिकारों का स्थगन। आप अच्छे जानते हो कि जब राष्ट्रीय या आपात लग जाता है, तीनों में से कोई आपात लगता है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब हमारे राज्य में आपात लग जाए, है ना, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी हमसे नहीं छीने जाते हैं? तो वो आर्टिकल है हमारे, आर्टिकल नंबर हो जाते हैं, आर्टिकल हो जाते हैं 20 और 21। 20 और 21 जो है ये आपातकाल की स्थिति में भी हमसे नहीं छीने जाते हैं। ये मैं आपको सिखा दूंगा आगे जाके कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना भाई। तो अभी चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध ले रखे हैं, और यहां पर आप देखोगे तो मौलिक अधिकारों का स्थगन, यानी कि ये कहना चाह रहा है हमसे कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आपातकाल की, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो उनसे लिए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आने वाली क्लासों में आपको सिखा दूंगा सब चीजें, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको उतार सकते हो, ठीक है। अगला देखो, फिर है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये चीज मैंने यहां पर लिखी है ना। तो यहां पर हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, नंबर 1, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहां पर रख दी है। दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। हमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस संविधान से ली है या किसके संविधान से ली है, तो आप आंसर लगा दोगे मेरे दोस्त, फ्रांस के संविधान से हमने ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी, समझ रहे हो बात को। आगे चलते हैं। देखो यहां से जो जो लेने वाली चीजें थी या जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बनने वाली थी, तो मैंने यहां पर रख दी है कहां से क्या लिया गया है। कुछ ऐसा नहीं बचा है इसके अंदर जो आपको पता ना हो या अब पता हो तो आपसे छूट गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब मैंने यहां पर रख दिया है, ठीक है भाई। आते हैं अगली स्लाइड पर। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था भाग के बारे में। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन वो 22 भाग कैसे 25 हो गए हैं आज के टाइम में, वर्तमान संविधान में कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियां। अनुसूची कितनी होती है आप अच्छे से जानते हो। अनुसूची कितनी होती है दोस्त, जरा बताओ। कल मैंने आपको सिखाया था कि अनुसूची कितनी है, तो आप आराम से कह दोगे मूल संविधान में 8 थी लेकिन अभी कितनी है? 12 हो गई है, ठीक है ना भाई। अब जो है अनुसूची कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी हैं। अब इन 12 की 12 अनुसूचियों को हम बड़ी आराम और धैर्य पूर्वक पढ़ लेंगे। आप अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बना लेना, ठीक है ना भाई। देखो शुरू करते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची, देखो मैंने कहा था अगर आपको ओवरऑल चीजें देखनी है, अगर आपको ओवरऑल चीजें देखनी है, मतलब ऊपर ऊपर संविधान के अंदर ऊपर ऊपर चीजें देखनी है, तो आप अनुसूची में जाइए। मैंने कहा था आपसे अगर आपको ऊपर से संविधान को देखना है तो आप इन 12 अनुसूची को पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको संविधान गहराई से पढ़ना है तो मेरे दोस्त आपको अनुच्छेद पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? अनुच्छेद पढ़ने होंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना भाई। अब मुझे बताओ जरा, जो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितने थे, कितने थे बताओ जरा। तो आप कह दोगे 395 थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? तो आप कहोगे 450 प्लस हो चुके हैं, 450 प्लस समथिंग हो चुके हैं, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको ऊपर ऊपर संविधान पढ़ना है तो आप अनुसूची में जाइए, और आपको गहन अध्ययन करना है तो आप अनुच्छेद यानी आर्टिकल में जाइए। ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है ना भाई। आते हैं अपने काम पर। इसको मिटा लेते हैं यहां से। देखो क्या है, अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भारत है वो किस चीज से मिलकर बना है, तो आप कहोगे राज्यों से मिलकर बना है। सवाल एक बार ये पूछा गया था कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इस संघ को उसने हिंदी में ना देके उसने इंग्लिश में एक बार दिया था, और ऑप्शन क्या क्या दिए थे मैं वो आपके सामने रख रहा हूं।
अगर मान लो आपको मैं यहाँ पर यूनियन ना लिखता, अगर अब तो आपको पता चल गया, अब तो आपको पता चल गया यहाँ पर, है ना। अगर मैं इसको यूनियन को यहाँ से मिटा दूं और मैं आपको ऑप्शन दूं, जो सवाल पूछा गया था मैं वो बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो। पहला ऑप्शन था अपने पास, पहला ऑप्शन था ग्रुप, पहला ऑप्शन था ग्रुप। मैंने अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि भारत राज्य का संघ है, और संघ की अंग्रेजी क्या होती है, उसने ये ऑप्शन हमें दिए थे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा ऑप्शन उसने दिया था कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन इसका मतलब ही संघ होता है, इसका मतलब भी संघ होता है, और इसका मतलब भी संघ यानी यूनिटी होता है। और तीसरा था इसमें फेडरेशन, फेडरेशन था, और चौथा ऑप्शन था इसके अंदर यूनियन। ये बताओ, ये कलर आपको दिख रहा है, ये वाला कलर आपको दिख रहा है, ये बताओ बस। ठीक है भाई, सो है, विजिबल है। तो यहां पर ये ऑप्शन हमें दे रखे थे और हमसे कहा था कि अब ये बताओ भारत राज्यों का ग्रुप है, भारत राज्यों का कन्फेडरेशन होगा, ये कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन है या फेडरेशन है या यूनियन है। तो जिसने आंसर ये वाला लगाया होगा ना, वो बिल्कुल गलत, वो बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। बड़ा बेहतरीन सा सवाल मैं आपको दिया है, मैंने आपको ये जो पूछा गया है वो बताया मैंने, जो पूछा गया है वो बताया है मैंने। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि चीजों को सीखते हुए जाओ, सीखने के साथ साथ पूछा क्या जा रहा है ये जरूरी भी है, समझ रहे हो बात को। तो ग्रुप नहीं है, कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन भी नहीं है, फेडरेशन भी नहीं है, यूनियन है, यूनियन है। ये बात आप नोट डाउन कर लेना, इसलिए मैंने यहां पर यूनियन लिखा था ब्रैकेट में। हम क्या पढ़ के हैं, हम पढ़ के ये निकल जाते हैं, अनुसूची 1 में लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, इतना पढ़ के निकल जाते हैं। सवाल किस तरीके से बनेगा ये हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, इसलिए हम मार खा जाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो देखो, इसका अर्थ भी यही होता है, कन्फेडरेशन इसका भी अर्थ संघ होता है, फेडरेशन का भी अर्थ संघ होता है, यूनियन का अर्थ भी संघ होता है, ग्रुप का अर्थ भी संघ होता है, ये बात आपको पता होगी। लेकिन इनमें फर्क क्या है, ये टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता, यानी इसका मतलब है कि जो राज्य क्षेत्र बाहर के हों या अंदर के, जो एक बार भारत में शामिल हो गए वो फिर बाहर नहीं निकल सकते किसी भी हालत में। और ये जिम्मेदारी दी गई थी सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार सरदार सॉरी क्या लिखते हैं मैंने, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जितने भी अलग अलग पिछड़े हुए अपने शहर हैं, जैसे कराईकल था, माहे था, पुदुचेरी था, ये सब अलग अलग थे। तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि आप इनको एक जगह इकट्ठा करो, कैसे करोगे वो आप जानो। तो इन्होंने क्या किया था, अलग अलग जूना खां वगैरह वगैरह थे, लंबी कहानी है नहीं बताऊंगा, है ना। इनसे सबसे जो सिग्नेचर उन्होंने करवाए थे कि आप बाद में अपना अलग राष्ट्र बना सकते हो, अभी फिलहाल आप एक जगह हो जाओ। तो इन्होंने इस पर भी सिग्नेचर नहीं कराए थे, इस पर भी नहीं कराए थे, इन पर भी नहीं, उन्होंने यूनियन पर करा लिए। और यूनियन का अर्थ होता है कि जो एक बार शामिल हो गया वो दोबारा यहां से लौटकर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि भारत देश में जो क्षेत्र शामिल हो गया वो हो गया, फिर वो टूट नहीं सकता। संसद चाहे तो उसकी में तोड़फोड़ कर सकती है, वो आर्टिकल है 2 और 3, वो मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 2 और 3 में वो उनका नाम बदल सकती है, उनको तोड़ सकती है, एक राज्य से 2 राज्य कर सकती है, वो अलग बात है। लेकिन इस कोई भी भारत को अब जैसे जम्मू कश्मीर है ना, वो हमारे यहाँ शामिल हो गया, अब उसको कोई छीन नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारा पूर्ण वहां पर क्या हो चुका है, अधिकार हो चुका है। अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ लेके चला जाए, क्यों, क्योंकि हमने उस पर यूनियन पर सिग्नेचर करा लिए। ये सबसे बड़ी खासियत थी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, समझ रहे हो। तो ये चीज मैं यहां से मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है भाई। ये तो यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, मैंने लिखा था यहां पर यूनियन। तो भारत राज्यों का संघ है और साथ में आप ये भी लेते जाओ कि ये यूनियन है, समझ रहे बात को। सवाल कभी कभी ये भी पूछ सकता है, आगे आ जाओ। ये चीजें थी मैंने बता दी। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन। देखो हमारा जो संविधान है वो कितना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। अनुसूची 2 में रखा है वेतन और अनुसूची 3 में रखी है शपथ। उन्होंने कहा पहले वेतन लो, बाद में काम करो। बोले काम भी मत करो, बोले काम भी मत करो, यानी कि शपथ लो, पहले पहले शपथ लो, और शपथ से पहले क्या लो, वेतन लो, है ना। एक अजीब तरीके का बनाया गया, बढ़िया है। लेकिन अनुसूची 2 में हमारा वेतन है। अब वेतन वो किसी चीज पर भी हो सकता है, वो संचित निधि पर भारित हो या ना हो, वो अलग बात है। अगला है अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है शपथ। कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो उनकी सबकी शपथ कायम है भैया, अनुसूची 3 में है, आपको याद हो गई होगी। आगे है अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यों में
राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा कि राज्य के अंदर जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से राज्यसभा की सीटें वहां पर मौजूद होंगी। जैसे आप अच्छे जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भी सबसे ज्यादा है। तो राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा होगा वो अनुसूची 4 में दिया गया है। समझ रहे हो? तो जितनी जिसकी जनसंख्या होगी राज्यसभा की सीटें भी वहां पर उस हिसाब से बनाई जाएंगी। तो ये बात ये अनुसूची 4 हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात। आगे है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में कहा गया है कि एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शासन की व्यवस्था की गई है। समझ रहे हो बात को? यानी उन्हें किस तरीके से रहन सहन करना है, उनको किस तरीके से रहना है वहां पर, या किस तरीके से वो शासन कर सकते हैं, ये सब चीजें कहाँ है? अनुसूची नंबर 5 में हमें दे रखी है। इसको याद कैसे करोगे? देखो 5 भी ऐसे ही होता है और एस भी ऐसे ही होता है, एस भी ऐसे ही होता है, 5 भी ऐसे ही होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में हो जाता है एससी एसटी की शासन व्यवस्था। अब अनुसूची 1 में बताओ क्या है? संघराज्य क्षेत्र, वो भी यूनियन। अनुसूची 2 में क्या आ जाता है? वेतन आ जाता है। अनुसूची 3 में क्या आ जाती है? शपथ आ जाती है। अनुसूची 4 में क्या आ जाता है? तो राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन आ जाता है। और अनुसूची 5 में आ जाता है एससी एसटी की शासन व्यवस्था। ठीक है भैया, आगे आ जाते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया, सारी अनुसूची करा दूंगा, 12 ना 12 की 12 करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है हमसे अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 देखो यहां से किस तरीके से सवाल बनेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 6 में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य मतलब जो इधर हमारे जहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह वगैरह, तो अनुसूची नंबर 6 में पूर्वोत्तर राज्यों की व्यवस्था की गई है। और वो कौन कौन से राज्य हैं ये पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सवाल किस तरीके से बनेगा वो सुनो। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं है। सवाल सुनो दोबारा, सवाल बनेगा कि अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि 3 उसमें शामिल होंगे और चौथा नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले आपको ये ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो 4 हैं, ये बात आप ध्यान में रख लो। कितने हैं भैया? 4 हैं। और इन चारों में कौन कौन से शामिल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर मैं आपको सवाल दूं तो आप बड़ी आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये चारों पता है, नहीं पूछेगा आप बता दोगे। अनुसूची नंबर आ जाती है 7। 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको क्या क्या कहना चाह रहा है। देखो अनुसूची 7 में कहा गया है, तो सूची दे रखी है हमारी जैसे यहां पर देखो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। आपने अभी तक ये 3 सूची पढ़ी होंगी, चौथी अनुसूची मैं लेके आया हूं और देखना इसमें क्या जोड़ा गया है क्या नहीं जोड़ा गया। इस अवशिष्ट सूची में 3 सूची होती है और सूची हमारी कौन से में है? 7वीं अनुसूची में है। और सूची कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि अनुसूची 7 में हमसे कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा क्या? जैसे संघ सूची है, संघ सूची है तो संघ सूची में केंद्र क्या करेगा? अपना कानून बनाएगा। यानी कि इस संघ सूची में 100 विषय हैं और इन 100 सब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का जो अधिकार है मेरे दोस्त, वो किसको हो जाता है? वो केंद्र को हो जाता है। किसको? केंद्र को हो जाता है। सवाल ये बनता है कि संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? तो कौन बनाता है मेरे दोस्त? केंद्र बनाता है। कितने विषय हैं इसके अंदर? आप कहोगे 100 विषय हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर यहां पर है राज्य सूची। राज्य सूची जो है इस पर जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है। कौन बनाएगा मेरे दोस्त? इस पर कानून बनाएगा राज्य। और इसके अंदर जो विषय है, देखो पहले इसके अंदर विषय जो थे वो 66 थे। 5 विषय इन्होंने ले लिए, लेकिन कोई भी चीज अपनी इतनी आसानी से नहीं देता, ये आप अच्छे जानते हो। तो इन्होंने कहा कि हम केंद्र को तो नहीं देंगे, ये 5 जो विषय हैं हम केंद्र को तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये 5 विषय केंद्र को दे देते हैं तो हमारा पूरा अधिकार हमसे इन 5 विषयों में छीन लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि आप इन 5 विषयों को केंद्र को ना देके समवर्ती सूची को दे दो। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है। समझ रहे बात को?
समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है। तो इन्होंने कहा कि इससे बेहतर है हम केंद्र को दें, तो पूर्ण इन पांचों विषयों पर पूर्ण अधिकार किसका हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा। तो इन्होंने कहा आप यहां पर ना लेके आप इन समवर्ती सूची में उन 5 विषयों को डाल दो। तो पहले जो विषय थे वो 47 विषय थे, लेकिन राज्य सूची से 5 विषय निकाले और इन 47 में जोड़ दिए, तो ये हो गए हैं 52, यानी कि 52 हो चुके हैं। ये आपको दिख रहा है या नहीं ये बताओ। यहाँ पर 47 थे पहले, 5 राज्य सूची में से निकाल के कहां पर डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए समवर्ती सूची में। तो ये कितने हो गए, 52 हो गए, 52 हो गए। ठीक है ना भाई, इतनी बात समझ में आई। अब ये अवशिष्ट सूची क्या है, इस चीज को समझो। देखो इन्होंने कहा कि देखो संविधान बनाने वाले ना बहुत कलाकार आदमी थे, ये बात तो आपको माननी होगी। वो आगे तक की सोच के रखते थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इन सारे विषयों में, यानी इन तीनों सूचियों में अगर हम विषय बांट देंगे तो आने वाले समय में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हमें बाद में जोड़ने होंगे, और अगर हम बाद में जोड़ेंगे तो उनको कहां पर रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी जगह रख दो, एक अलग से सूची बना दो, यानी कि खाली पेज। इस अवशिष्ट सूची को आप खाली पन्ना भी मान सकते हो। इस तरीके का एक खाली पन्ना उन्होंने बनाया। इस पूरे खाली पन्ने को ही उन्होंने क्या कहा था, अवशिष्ट। इन्होंने अवशिष्ट सूची कहा, अवशिष्ट सूची। इस पूरे खाली पन्ने को उन्होंने अवशिष्ट सूची कहा। अब जब भी कोई नया विषय आएगा, ये जोड़ने की परंपरा होगी, ये जोड़ा जाएगा, तो वो कहेंगे कि आप इस सादे पन्ने पर जोड़ दो। जैसे सादे पन्ने में अवशिष्ट सूची, जैसे बाद में क्या क्या आया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आनी शुरू हो गई। तो ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी होंगी, जैसे ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस सब अब ना तो ये इस ऑनलाइन क्लास को ना तो आप केंद्र में रख सकते हो, यानी कि ना तो आप इसको इसमें रख सकते हो संघ सूची में, ना ही आप राज्य सूची में रख सकते हो, और ना ही समवर्ती सूची में। तो इन्होंने इस ऑनलाइन, जैसे मैं कहूं सोशल मीडिया, सीधी सी बात यह है कि मैं सोशल मीडिया यहां पर कह देता हूं। जैसे सोशल मीडिया है सोशल मीडिया। अब ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा FB आ जाएगा, यानी फेसबुक आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, है ना, इंस्टाग्राम आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, है ना, व्हाट्सएप आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, है ना, ट्विटर एक्स बन चुका है उसका, ट्विटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई इसमें, और जितनी भी चीजें हैं, जैसे मैं हूं, जैसे ये आप ऑनलाइन क्लासें देखते हो, तो ऑनलाइन क्लास भी क्या है, ऑनलाइन क्लास भी इसके अंतर्गत आएगी। लेकिन जब ऑफलाइन चीजें होंगी तो कहां जाएंगी, ऑफलाइन चीजें होंगी तो मेरे दोस्त वो राज्य सूची में चली जाएंगी। यानी जैसे आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, लाइव क्लास को देखते हो, तो वो कहां चली जाती है, यानी कि इसको इनमें सीधा कह सकता हूं कि अवशिष्ट सूची में सोशल मीडिया को रखा जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो बाद में आई है, ये तो पहले ही बन चुके थे। तो सोशल मीडिया आप कहां रखोगे, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को मेरे दोस्त आप कहां रहोगे, अवशिष्ट सूची में। ठीक है भाई, इसमें फर्क इतना है कि जब ऑनलाइन क्लास लोगे तो आप कहां चले जाओगे मेरे दोस्त, आप चले जाओगे अवशिष्ट में। ऑफलाइन क्लास लोगे तो आप राज्यसभा में चले जाओगे। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, सॉरी राज्य में नहीं, समवर्ती सूची में, सॉरी, क्योंकि इस पर दोनों का अधिकार होगा, है ना, तो समवर्ती सूची में चले जाओगे, यहां पर नहीं जाओगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, अवशिष्ट सूची क्या चीज होती है। अवशिष्ट सूची एक तरह का खाली पन्ना है, जो उन्होंने कहा था कि हम इसको बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसी कोई सब्जेक्ट या विषय जो हम ना तो केंद्र में रख सकें, और ना ही हम उसको राज्य में रख सकें, और ना ही समवर्ती सूची में रख सकें। तो उन्होंने एक खाली पन्ना छोड़ दिया और उसको नाम दिया गया था अवशिष्ट सूची। और बाकी चीजें जो आई थी, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, ये सब कहां पर रख दी, उन्होंने इस अवशिष्ट सूची में रख दी। बाकी की जो क्लास है वो मैं आपको कल बताऊंगा। हमने सूची पढ़नी है अभी तक कितनी, 7 पढ़ ली है, बाकी जितनी बची है 7 5 12 होती है, 5 अनुसूची बची है, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है भैया, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।